कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड के साथ साथ थ्योरेटिकल हैं उनको लेते हैं। हमने बहुत 2 दिन लगाए हैं शायद ये सब समझने में कि सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सर्कल और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन कैसे होते हैं ना। अब जरा हम क्वेश्चंस तो का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं और उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो रिजल्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले उसने कहा कि प्रूव दैट, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। कहने का मतलब समझ गए? कहने का मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम हो, मान लीजिए ये ABCD, ये तब तक साइक्लिक नहीं होगा जब तक ये रेक्टेंगल ना हो। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक पैरेललोग्राम में आप 3 पॉइंट्स तो ले लेंगे, सर्कल पे चौथा नहीं आएगा, सर्कल नहीं बनेगा, या यूं कह लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए करें, वो एक जो है वो पॉइंट नहीं आने वाला, कहीं ना कहीं एक जगह गड़बड़ होगी। इसकी जगह इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल दे दें, तो ये एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं ABCD, तो आप देखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम तभी इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी एक रेक्टेंगल होगा। एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया भी होना चाहिए कि रेक्टेंगल होगा तो स्क्वायर भी तो होता है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल है ना, उसके भी तो सारे एंगल इक्वल होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तभी वो सर्कल के अंदर आएगा। रोम्बस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात? तो उसने कहा प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जो साइक्लिक हो, वो क्यों एक रेक्टेंगल ही होगा, क्यों उसके 90 डिग्री के एंगल ही होंगे, ये प्रूव करना है। राइट? बिल्कुल। तो क्वेश्चन के अंदर ही एक तरह से सॉल्यूशन है, अगर हम ध्यान से देखें तो। सॉल्यूशन कैसे? वो कह रहा है ये एक पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है, तो दोनों वर्ड्स जो हैं अगर हम इसको कैच कर सके तो, पहली बात ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होगा, सिंस दे आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आई एम नॉट राइटिंग इट प्रॉपर्ली, लेकिन आप समझ सकते हैं ना। एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। फिर दूसरा, हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180, क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, हमें मालूम है। ये सुनो, अगर इक्वल है, एंगल A और एंगल C इक्वल हैं और उनका सम 180 है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और इनका सम अगर 180 होगा तो x क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। सो सिंपल सी बात है कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, दोनों का सम 90 है तो 90 ईच, सॉरी दोनों का सम 180 है तो 90 ईच, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वही तो रेक्टेंगल होता है। सही है, हो गया प्रूफ खत्म, 3 स्टेप का क्वेश्चन बस। ठीक है ना? चलिए, तो एक सिंपल क्वेश्चन था जो बेस्ड था हमारी सिंपल इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट लेते हैं, एक और रिजल्ट लेते हैं। चलो, तो हमेशा पैरेललोग्राम अगर साइक्लिक हो, यानी कि पैरेललोग्राम अगर इंस्क्राइब हो सर्कल के अंदर, तो डेफिनेटली वो एक रेक्टेंगल होगा, यानी उसके 90 डिग्री का एंगल उसके पास होना जरूरी है। दूसरा एक और रिजल्ट लेते हैं, किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। Suppose ABCD is a cyclic coordinator, then it has a exterior angle also, angle DAE is exterior angle. So he says the exterior angle of a cyclic coordinator, this one is exterior angle. So exterior angle of a cyclic coordinator is equals to the opposite interior angle. चलिए, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप सोच के देखिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल कैसे होगा। The question is,
So the question is, exterior angle of a cyclic quadrilateral is equals to the opposite interior angle. हाँ जी, सोच लिया आपने? चलिए बताना स्टार्ट कर रहे हैं मुझे। तो बहुत सही विज्ञान आपने बिल्कुल सही बताया मुझे कि आप इसको लेवल कर लीजिए, इसे कह लीजिए 1, ये 2, इसको मान लेते हैं चलो 3। तो द रीजन बिहाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 इज दैट दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस दे आर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, then angle 2 plus angle 3 is also equals to 180 since it is forming a linear pair. एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है। सिंपली वी कैन से दैट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल। सो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। डन। एक और रिजल्ट है ना, चलिए एक और रिजल्ट याद दिलाता हूं आपको। हमने ये प्रूव किया हुआ है कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर में। क्वेश्चन था कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of an isosceles trapezium is 180 डिग्री। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और बेसिक चीजें याद करते हैं, डे 1 में अपन ने क्या पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो जिसके ऑपोजिट एंगल सॉरी सर्कल हो या ना हो, जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो, वो साइक्लिक होता है। सर्कल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो वो साइक्लिक होता है ना। चलो ट्रेपेजियम में क्या था बेटा, इससे मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं अपन ने क्या किया था। Isosceles trapezium is a trapezium in which the non-parallel sides are equal. A trapezium in which the non-parallel sides are equal. जिसकी non-parallel sides equal होती हैं उसको हम isosceles trapezium कहते हैं, right? एक बार फिर से समझते हैं, ये quadrilaters में भी किया था अपन ने। Suppose ABCD is an isosceles triangle. Sorry, trapezium in which AB is parallel to CD and AD and BC are equal. Since it is an isosceles trapezium, we know that the non-parallel sides are equal. Okay, we need to prove that angle A plus angle C is equals to 180, angle B plus angle D is equals to 180. जो opposite pairs का angles का जो pair है वो 180 है। ये कोऑर्डिनेटर्स में हमने सीखा था, आपने बिल्कुल सही अभी हम मेरे साथ डिस्कस किया कि हमने तब क्या था, इसको एक ट्रेपेजियम में बदल दिया था, सॉरी पैरेललोग्राम में बदल दिया था। कैसे करेंगे? थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी। थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड एबी एट ई, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड एबी एट ई। सही है ना, हो गया कन्वर्ट पैरेललोग्राम में। भाई ये एडी के पैरेलल है और ये पेयर तो पहले से ही पैरेलल था, तो इसका मतलब ADCE is a parallelogram and in a parallelogram the opposite sides are equal. We need not to say this. So AD and CE are equal. चेक करो, सही है ना। ADCE is a parallelogram in which AD and CE are equal since they are the opposite sides of parallelogram. But AD was equals to BC, लेकिन AD तो BC के इक्वल थी, तो हम याद रखेंगे कि BCE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। BCE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। ठीक, अब जैसे मैंने कोऑर्डिनेटर्स में कराया था वैसे ही समझाता हूं इसको दोबारा आपको। ठीक है, लेट द एंगल A बी x। अगर एंगल A को आप x मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, A मान लें, x मान लें, है ना, तो एंगल D बता सकते हैं अपन क्या है। हाँ, एंगल A एंड एंगल D आर पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इन द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस में को-इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है
तो ये कोइंसिडेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 होगा। तो अगर ए एक्स है तो डी 180 माइनस एक्स है। इसी तरह से ए और ई भी कोइंसिडेंट एंगल्स का पेयर है, ए और ई भी कोइंसिडेंट एंगल्स का पेयर है। ये एक्स है तो ये वाला एंगल फिर 180 माइनस एक्स ही होना चाहिए, राइट। हमें से कोई ये कहता है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, इसलिए है क्योंकि दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो भी ठीक है, राइट। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। यहां तक अभी अपन ने समझा था कि BCE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद BC एंड CE इक्वल। क्लियर था? क्यों था? AD इक्वल टू BC है गिवन, लेकिन AD इक्वल टू CE भी होना चाहिए क्योंकि वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये वाला एंगल भी अपने पास हो गया 180 माइनस एक्स। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि बेस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम इसको ध्यान से देखें इस फिगर में, तो एंगल ABC और एंगल EBC का सम 180 होना चाहिए, एक लीनियर पेयर है। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो इसका मतलब एंगल ABC एक्स है, और अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल कोइंसिडेंट एंगल के कंसेप्ट से 180 माइनस एक्स होगा, या यूं कह लीजिए एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल BCD। They are alternate interior angles. चेक कर देखो, EBC is equal to angle BCE. They are alternate interior angles. बन रहा है ना Z छोटे बच्चों की तरह? अगर हम समझे तो देखो ये Z बन गया, तो ये 180 माइनस एक्स होना चाहिए। क्या प्रूफ करना था? एंगल A और एंगल C का सम 180 है। चेक करें, एंगल A को माना था हमने x, एंगल C is 180 minus x plus x minus x reduced to 0, so angle A plus angle C is 180. Similarly, अगर हम एंगल B और एंगल C का सम भी देखें, तो एंगल B है अपने पास में x, एंगल D है हमारे पास 180 माइनस x, इनका सम भी 180 ही है। जिस भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, सर्कल हो या ना हो। क्लियर? तो सर्कल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। सो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी ये था। अब मैंने प्रूव किया है ना कि वहां पे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव करना था। यहाँ पे प्रूव करना है कि इनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। वही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वही है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। ठीक है, मैं क्योंकि इसका PDF भेज चुका हूँ या भेजने वाला हूँ आपके पास में, इसलिए मैं इसका प्रॉपरली आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये मानते हुए कि अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिटन वर्क, एंड ऑफ कोर्स रिटन वर्क कैन बी कॉपीड आफ्टर सेंडिंग यू द PDF, राइट? क्लियर है ना? इसलिए आप में से अभी समझते हुए चलिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। समझिएगा पहले क्वेश्चन को। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड से, किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ABC ट्राइंगल है और इसकी किसी भी दो साइड से को डायमीटर मानते हुए एक दो सर्कल बनाओ। एक साइड को डायमीटर मान लो हमने AD को डायमीटर माना, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो, टेकिंग AB एज डायमीटर और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से BC से या AC से किसी को भी एक को डायमीटर मानो और एक और सर्कल ड्रॉ कर लो। कर ले, तो AC को चलो डायमीटर मानते हैं और एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कर दिया? ठीक है, मान लेते हैं ऐसा हो। तो वो कहता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो टू सर्कल्स है वो हमेशा BC के ऊपर ही आएगा। जो D पॉइंट है, कौन सा D है, जो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट वो तीसरी साइड पे ही आएगा, उस ट्राइंगल की तीसरी साइड पे ही आएगा। आप मतलब समझ गए क्वेश्चन का? ये ट्राइंगल है, मान लेते हैं PQR, हमने दो साइड से सर्कल बनाना है डायमीटर बना लेते हुए, यानी QR का डायमीटर मान लेते हैं। अगर हमने QR से एक सर्कल बनाया तो मान लीजिए कुछ इस तरह से, बहुत ही गंदा बना है, दोबारा से एक ट्राइंगल PQR है, PQR, इस QR को डायमीटर बांधते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने की। ये लीजिए,
आप कंपास वगैरह से बनाएंगे तो ऑफकोर्स आपको बिल्कुल परफेक्टली वैसी फिगर मिलेगी जैसा कि आपको थ्योरेटिकली समझाया जा रहा है। बना लिया। अब ये तो हो गया QR को अपने सेंटर बना था, यानी कि डायमीटर बना था, तो O सेंटर मान लेते हैं। चलो एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए। वो कहता है किसको डायमीटर माने, जिसकी आपकी मर्जी हो। तो यानी कि मान लेते हैं अपन PQ को मान लेते हैं। ये इसे हमने एक बनाया तो PQ से भी बना लीजिए। तो ये दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए P पे कर रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं दोनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो CC साइड होगी। ये एक पक्का डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अपने को मालूम है एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या बात समझ में आ गई? किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर मानते हुए ट्राइंगल ABC थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बनाता हूं। मान लीजिए ये AB को डायमीटर माना और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। करके देखिएगा इस कंपास से, ठीक है। और AC को डायमीटर बना लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये दोनों सर्कल पक्का जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो साइड पक्का उस ट्राइंगल की तीसरी साइड पे ही आएगी, यानी कि वो पॉइंट पक्का इस ट्राइंगल की तीसरी साइड पे ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा वो पूछ रहा है। इज द क्वेश्चन क्लियर? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, suppose A and B, suppose A and D and AB and OC are the diameters। तो यहाँ पे ये diameters है तो O सेंटर और O सेंटर मान लेते हैं। We need to prove that D will lie on BC. D will lie on the third side of triangle BC. ये BDC are collinear, ऐसा भी कह सकते हैं ना। They are lying in the same straight line, so they are collinear। ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। चलिए कोशिश करें जरा समझने की। अगर ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इनका कोलिनियर होना, यानी इनको कोलिनियर भी कह सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? बिल्कुल ठीक है, AD को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन से। ज्वाइन AD को ज्वाइन कर दिया। क्या एंगल ADB बता सकते हो आप कितना है? 90 डिग्री, करेक्ट। एंगल इन अ सेमी सर्कल। O is the center of this circle, this smaller circle, and of course AB is the diameter, so O is the center of the circle. So angle ADB, देखिए ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल है और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो आप इसको लिख सकते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। द रीजन इज दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल है। इसी तरह से बड़ा वाला सर्कल देखो जिसका सेंटर O' है। आपने AC डायमीटर लिया था और इससे सर्कल बनाया था, तो एंगल ADC भी 90 डिग्री होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब जरा चेक कीजिए एंगल ADB और एंगल ADC का सम। एंगल ADB और एंगल ADC का सम हो गया 180 डिग्री। और ये प्रूव करना था कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो BDC आर कोलिनियर, राइट।